नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर एमसीक्यू में ऑफिस का ये अगला वीडियो है। देखिए, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस शॉर्टकट की का उपयोग एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड डालने के लिए किया जाता है? ये CSPSCL 2019 का प्रश्न है। तो देखिए, यहाँ पर कंट्रोल M का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। देखिए, जब हम पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो नया प्रेजेंटेशन का शॉर्टकट की होता है दोस्तों Ctrl+N। नए प्रेजेंटेशन का है फॉर न्यू प्रेजेंटेशन। लेकिन देखिए, एक प्रेजेंटेशन में बहुत सारे स्लाइड्स होते हैं, तो अगर आपको नई स्लाइड ऐड करनी है तो इसकी शॉर्टकट की होता है दोस्तों Ctrl+M। याद रखिएगा, Ctrl+N फॉर न्यू प्रेजेंटेशन, Ctrl+M फॉर एडिंग न्यू स्लाइड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों पहला का D। याद रखिएगा, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, आया हुआ प्रश्न है। अगला देखिए, MS वर्ड में कौन सा फॉन्ट का एक स्टाइल नहीं है? 2019 का प्रश्न CSPSCL। पहला इटैलिक, दूसरा अंडरलाइन, तीसरा सुपर स्क्रिप्ट, चौथा बोल्ड। तो देखिए, MS वर्ड में फॉन्ट के अलग अलग स्टाइल होते हैं। एक होता है इटैलिक। इटैलिक में, ठीक है, जो भी हम वर्ड टाइप करते हैं वो, ठीक है, तिरछा टाइप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+I। इटैलिक लिखने के लिए, तिरछा लिखने के लिए, आड़ा लिखने के लिए, ऐसा प्रश्न आता है। ठीक, Ctrl+U करेंगे, Ctrl+U करेंगे तो ये अंडरलाइन कर देगा, ठीक है, उस शब्द को। और एक आपका फॉन्ट, आपका स्टाइल है Ctrl+B, CTRL+B। ये बोल्ड में लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो है आपका, ये आपका फॉन्ट स्टाइल नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, ये अदर इफेक्ट है उस टेक्स्ट में डालने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा C। ये जो है फॉन्ट स्टाइल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, MS एक्सेल में शेषफल की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, MS एक्सेल में फॉर्मूला बेस्ड होता है, फॉर्मूला या फंक्शन बेस्ड। ठीक है, तो अगर किसी कैलकुलेशन के दौरान कहीं पर आपको रिमाइंडर निकालना है तो उसके लिए फार्मूला कौन सा है दोस्तों? तो मॉड का फार्मूला लगाते हैं। देखिए, इक्वल टू के बाद में हम मॉड लिखेंगे, मॉड, ठीक, और उसके बाद जैसे हम लिखेंगे 5,2, इस प्रकार से फॉर्मूला लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये इसको मॉड को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों? 1 यहाँ पर रिटर्न करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर इक्वल, आपका डिवाइड का फॉर्मूला लगाते हैं, इस प्रकार से अगर आप लिख देते हैं तो यहाँ पर रिटर्न करेगा 2। ये क्या है? आपका भागफल है, और एक क्या है यहाँ पर? शेषफल है। मॉड मतलब ही होता है मॉड्यूलस, और ये हमेशा दोस्तों, ये फॉर्मूला हमेशा दोस्तों रिमाइंडर रिटर्न करता है। रिमाइंडर मतलब शेषफल को ही रिटर्न करेगा। तो शेषफल को निकालने के लिए कभी कभी कैलकुलेशन में हमें शेषफल को निकालना रहता है, रिमाइंडर को। तो रिमाइंडर को निकालने के लिए ही जो है आपका इस फार्मूला का यूज़ किया जाता है। और मैंने बताया था, कोई भी फार्मूला इक्वल टू साइन के बाद ही लिखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा A। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। चौथा नंबर, MS वर्ड में रूलर क्या कार्य है? रूलर का क्या कार्य है? ठीक है, तो देखिए, MS वर्ड में जैसे आपका ये जो एरिया है, इसे डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। इसी डॉक्यूमेंट एरिया में यहाँ पर एक स्केल होता है, ये स्केल होता है। और ये स्केल किस लिए यूज़ होता है? तो पैराग्राफ में या डॉक्यूमेंट में इंडेंट करने के लिए, इंडेंट देने के लिए। इंडेंट मतलब मार्जिन। मार्जिन अलग अलग प्रकार के होते हैं। इधर जो होता है वो लेफ्ट मार्जिन कहते हैं, इधर जो होता है वो राइट मार्जिन कहते हैं। ठीक है,
तो इंडेंट सेट करने के लिए या मार्जिन को बदलने के लिए हम जो है यहाँ पर ये जो रूलर है, रूलर मतलब स्केल, इस स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, इंडेंट सेट करने के लिए, जी हाँ इंडेंट सेट करने के लिए, पेज मार्जिन बदलने के लिए, हाँ जी हाँ पेज मार्जिन बदलने के लिए। तो दोनों आंसर सही है, तो इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। ठीक है, तो इसी को ही रूलर कहते हैं या स्केल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल में एक रो का चयन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की है। ठीक है, तो देखिए पूरे, चूँकि एमएस एक्सेल बहुत सारे रोस और कॉलम का कलेक्शन होता है। अब मान लीजिए किसी, ठीक है, एक्सेल सीट में पूरे कॉलम को की वैल्यू को सेलेक्ट करना है या पूरे रो की वैल्यू को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो आपको एक एक करके सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर पूरे रो को करना है तो इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस स्पेस बार को दबाना है, आपको स्पेस बार को दबाना है। और अगर कॉलम के वैल्यू को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिर कंफ्यूज नहीं होना, स्पेस बार दोनों में कॉमन है। अब एक में कंट्रोल है, एक में शिफ्ट है, तो याद कैसे करेंगे, तो कॉलम को करना है तो कॉलम सी से होता है, तो यहाँ पर आपको क्या दबाना है, सी दबाना है। और यहाँ पर क्या है, रो है, रो मतलब आर के पास क्या है, एस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ कि कंट्रोल वाले के साथ, अगर कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो पूरा कॉलम, इंटायर कॉलम सेलेक्ट होगा। और अगर शिफ्ट के साथ अगर आप स्पेस बार दबा रहे हैं तो पूरा एंटायर रो सेलेक्ट होगा, रो की वैल्यू सेलेक्ट होगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, याद रखिएगा। ठीक, कंट्रोल प्लस स्पेस बार से पूरे कॉलम की वैल्यू सेलेक्ट होगी। ठीक है दोस्तों, दोनों ऑप्शन रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे, एमएस एक्सेल में किस शॉर्टकट की का उपयोग एक वर्ड को ढूंढने या बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले किसी भी, ठीक है, टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एफ करते हैं, कंट्रोल प्लस एफ करते हैं। और किसी भी फॉन्ट को, किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करके रिप्लेस करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। और ये दोनों गो टू टैब के अंतर्गत रहते हैं। तो गो टू में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस जी है, याद रखिएगा। या आप डायरेक्ट कर सकते हैं F5, अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। यहीं पर देखिए आपके 4 प्रश्न बन गए। तो यहाँ पर फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस एफ, रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच, गो टू टैब को डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है कंट्रोल प्लस जी, अगर फंक्शन की से करना है तो F5। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग प्रिंट करने के लिए होता है, प्रिंट कमांड के लिए। कंट्रोल प्लस आई इटैलिक का होता है, इटैलिक का। कंट्रोल प्लस ओ पुराने जो डॉक्यूमेंट बने हुए हैं उनको ओपन करने के लिए यूज़ होता है। तो पहले आपको यहाँ पर उसका पाथ पूछेगा, कहाँ पर आपका फाइल, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो छठवां का आंसर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू खाली स्थान के प्रकार हैं। ठीक है, तो देखिए ये सभी जो हैं फॉन्ट इफेक्ट के प्रकार हैं। फॉन्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर होगा फॉन्ट इफेक्ट। अब देखिए सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू क्या है। तो देखिए पहला आता है आपका सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट अधिकतर जो है ये केमिस्ट्री के जो फार्मूले होते हैं, जैसे पानी का सूत्र, पानी का सूत्र क्या है, H2O लिखना है। अब यहाँ पर ये जो 2 लिखा हुआ है इसको सामान्य तौर पर टाइप करोगे तो H2O ऐसे इस प्रकार से लिख दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। पानी का सूत्र 2 जो है नीचे आता है। इसी की साइज को छोटा करने के लिए इसे सब स्क्रिप्ट बनाया जाता है, सब स्क्रिप्ट बनाया जाता है। ठीक है, और इसको बनाने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इक्वल टू।
कंट्रोल प्लस इक्वल टू, जिसको भी जिस कैरेक्टर को भी आपको सबस्क्रिप्ट बनाना है उसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस इक्वल टू शॉर्टकट की प्रेस करना पड़ेगा, तब वह सबस्क्रिप्ट बन जाता है। इसी प्रकार से दूसरा आता है आपका सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों मैथ्स के फार्मूले में, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना है तो ऊपर में जो लिखेंगे उसे सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल, ठीक है, प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, मतलब 3 बटन दबाना है, कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट दबाना है और प्लस का चिन्ह दबाना है, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा दोस्तों ये, ठीक है, ये सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा। और तीसरा जो स्ट्राइक थ्रू है, स्ट्राइक थ्रू का काम क्या है, जैसे कुछ टेक्स्ट आप लिखें जिसको आपको गलत लिखना है या उसको काटना है वहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मैं लिख दिया ABC, अब ये ABC को नहीं पढ़ना है इस डॉक्यूमेंट में, तो बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग करते हैं। ये सब जो है फॉर्मेटिंग जो बार होता है उसके अंतर्गत सारे फंक्शन होते हैं। वहाँ पर स्ट्राइक थ्रू का एक चेक बॉक्स लगा रहता है, इसको आप टिक कर देंगे तो जो टेक्स्ट है वो स्ट्राइक थ्रू बन जाएगा। तो बीच में एक लकीर खींच दिया जाता है, ठीक है, इसे ही स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। तो ये सब क्या है दोस्तों, फॉन्ट इफेक्ट है, याद रखिएगा, आंसर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सबस्क्रिप्ट H2O जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है। देखिए अब यहाँ पर H2O लिखा है लेकिन H2O डायरेक्ट लिख दिया, ऐसा नहीं होता। किस प्रकार से लिखना है, H2 और O। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ये ठीक है सबस्क्रिप्ट के लिए है, ठीक। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस ये सुपर स्क्रिप्ट के लिए होता है। व्यापम 2016 का प्रश्न है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चयनित पार्ट के लिए हाइपरलिंक डालने का शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। तो हाइपरलिंक कहने का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। हाइपरलिंक कहने का मतलब अगर आपके डॉक्यूमेंट को किसी वेब पेज से जोड़ना है, इंटरनेट के फाइल से जोड़ना है, तो इसके लिए आपको जिसको भी जोड़ना है उसको पहले हाइपरलिंक बनाना पड़ता है। हाइपरलिंक बनाने के बाद पहली बात तो उस टेक्स्ट का या उस लाइन का कलर बदल जाता है, वो ब्लू कलर का हो जाता है। और इसके अलावा जब वहाँ पर आप कर्सर लेके जाते हैं तो वहाँ पर कर्सर का चिन्ह, ठीक है, ये चिन्ह जो है इस प्रकार से हाथ के आकार का जो चिन्ह है ये हो जाएगा। तो समझ जाइएगा वो लाइन या वो टेक्स्ट क्या है, हाइपरलिंक हो गया है। और इसकी शॉर्टकट की है दोस्तों, याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस के। किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी लाइन को हाइपरलिंक बनाने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस के, याद रखिएगा। तो आंसर होगा डी। चलिए अगला, MS पावर पॉइंट फाइल में कौन सा फाइल प्रारूप जोड़ा जा सकता है। पहला GIF, दूसरा वेब, तीसरा JPG। तो देखिए MS पावर पॉइंट में आप एनिमेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें वीडियो आपका ऑडियो डाल सकते हैं, उसमें आप GIF फाइल डाल सकते हैं, उसमें JPG डाल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3। अब GIF क्या है, एक ये जो है एनिमेटेड फाइल है, ठीक है। वेब एक ऑडियो फाइल है और JPG एक इमेज फाइल है, ठीक। तीनों फाइल को आप पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड में डाल सकते हैं। तो आंसर होगा डी, 1, 2 और 3। चलिए अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस वर्ष लॉन्च किया गया। तो देखिए MS ऑफिस के अंतर्गत, ठीक है, सबसे पहले जिस पैकेज जो एप्लीकेशन लॉन्च हुआ वो था 1983 में MS वर्ड, ठीक। इसके बाद 1987 में MS पावर पॉइंट, ठीक है, MS पावर पॉइंट, ठीक, और MS एक्सेल, ठीक है, ये दोनों लॉन्च हुए थे, ठीक। तो इसका आंसर होगा, देखिए MS एक्सेल पूछा है तो 1987 यहाँ पर लॉन्च हुआ। 1992 में बाद में जो है लॉन्च किया गया MS एक्सेस। तो MS वर्ड जो डॉक्यूमेंट से संबंधित, MS पावर पॉइंट, एक्सेल स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन संबंधित, और MS एक्सेस से डेटाबेस से संबंधित है, ठीक है। तो सबसे बाद में MS
एक्सेस, सबसे पहले MS वर्ड, ये भी पूछा जा सकता है, याद रखेगा, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। MS एक्सेल वर्कशीट में 15/0 की गणना करने पर दिखने वाली त्रुटियां हैं। व्यापम 2015 का प्रश्न। देखिए MS एक्सेल में जैसे हम लोग मैथ्स में कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन ये तो हम ह्यूमन जो है समझ जाते हैं। अब कंप्यूटर को भी समझाना पड़ता है, तो इसके लिए जो है जब कंप्यूटर को समझ नहीं आता तो कंप्यूटर चूँकि मशीन है, मशीन चीज़ें तभी काम करती है जब यूज़र के द्वारा उसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। मशीन टोटली रूप से ह्यूमन पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है दोस्तों, भले ही आज AI का ज़माना है, लेकिन AI में प्रोग्रामिंग भी ह्यूमन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए MS एक्सेल में इस प्रकार का अगर हम त्रुटि करते हैं तो 15/0 अगर इस प्रकार से करेंगे तो यह अपरिभाषित होता है, इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ पर इस प्रकार की अगर गलती करते हैं कि जब जो हर है नीचे हर, यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन हो, 0 से क्या हो, ग्रेटर देन हो, लेकिन हम यहाँ पर 0 की वैल्यू पास किए हैं। तो इस प्रकार की त्रुटियों में, ठीक है, जो एरर आता है उसे कहते हैं हैज़ डिवाइड, ठीक, 0। इस प्रकार की त्रुटि आती है तो समझ जाइएगा आपको यहाँ पर 0 से बड़ी वैल्यू को देना है, पास करना है। वहीं अगर हैज़ नल अगर आप देखें, हैज़ नल, ये वैल्यू कब आती है, ये त्रुटि कब आती है? ये त्रुटि कब आएगी? जब किसी फॉर्मूला में आप, ठीक है, जैसे सम का फार्मूला है, सम में आप A1 और C1 डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है, तो ये कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा कि सम करना है तो A1 और C1 डायरेक्ट लिख दिए, इसके बीच में कॉमा लिखना ज़रूरी है या यहाँ पर कॉलन लिखना ज़रूरी है। जब तक आप कॉलन वगैरह नहीं लिखेंगे तब तक ये फार्मूला ठीक से काम नहीं करेगा और ये एरर आएगा जिसको कहते हैं हैज़ नल एरर। तीसरा जो एरर है हैज़ नेम, ये कब आता है? जब आप फार्मूला में स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। जैसे फार्मूला है सम का, सम मतलब जोड़ने का फार्मूला है, इक्वल टू सम, लेकिन अब आप फार्मूला में सम की स्पेलिंग SOM कर दिए या SAM कर दिए, तो ये फार्मूला में स्पेलिंग संबंधी मिस्टेक है। और जब भी स्पेलिंग संबंधी कोई मिस्टेक होती है तो इस प्रकार का एरर आता है। तो इस प्रकार से MS एक्सेल में अलग अलग प्रकार के एरर आते हैं। ठीक है, एरर से भी संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, सबके अलग अलग, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। चलिए अगला है, एक फार्मूला में सेल एड्रेस $A$4 का मतलब होता है। व्यापम 2016 का प्रश्न। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सेल एड्रेस होता क्या है। सेल एड्रेस कहने का मतलब उस सेल का सही लोकेशन, उस सेल का सही लोकेशन। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से कई, ठीक है, रो और कॉलम बने हुए हैं। अब ये जो है आपका, ठीक है, इस प्रकार से बने हुए हैं, तो यहाँ पर हर सेल का एक एड्रेस होता है जिसे रेफरेंस कहते हैं। इस रेफरेंस में पहले कॉलम का नाम होता है और उसके बाद में रो का नाम होता है। जैसे यहाँ पर कॉलम का नाम है A, B, C, D, E और F, और ठीक है, रो का नाम है 1, ठीक है, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से। तो अब इसका सेल एड्रेस क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर पहले कॉलम का नाम आएगा, तो ये क्या है आपका F, ये कॉलम का नाम है, ठीक, और रो का नाम क्या है 3, तो 3 F3, यही आपका क्या है, ये सेल एड्रेस है या रेफरेंस है। अब देखिए ये जो है रेफरेंस में 3 प्रकार के रेफरेंस होते हैं। पहला होता है रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस और तीसरा होता है मिक्स रेफरेंस। 3 प्रकार के रेफरेंस होते हैं। अब इनका काम क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट जो रेफरेंस होता है वो रिलेटिव रेफरेंस होता है। अब रिलेटिव रेफरेंस का काम क्या है? तो देखिए मान लीजिए आपको एक ही प्रकार की गणना बहुत सारे सेल में करनी है। जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट का है, ठीक है, और इसके बाद इसका, ठीक है, प्राइस है, और ये क्वांटिटी है,
क्वांटिटी, और इसके बाद ये टोटल है, टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जैसे मैं माउस लिया, एक माउस, दूसरा कीबोर्ड लिया, ठीक है। प्राइस, ठीक है, इसका 10 रुपये है, इसका 20 रुपये है, क्वांटिटी इसका 1 है, इसका 2 है। तो यहाँ पर अब टोटल क्या होगा, इन दोनों का गुणा, यही टोटल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का सबका गुणा करना है। तो यहाँ पर हमें अब इसको क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव एड्रेस, ठीक है, बनाना पड़ेगा, ठीक। रिलेटिव एड्रेस में क्या होगा, दोनों का गुणा होगा और एक बार करना पड़ेगा, और उसके बाद 10 गुणित 1 यहाँ पर अपने आप आ जाएगा, 20 गुणित 2 अपने आप आ जाएगा। तो इसे ही कहा जाता है दोस्तों रिलेटिव एड्रेस। और इसी के विपरीत जो है रहता है आपका एब्सोल्यूट एड्रेस। जब भी हम कहीं पर एब्सोल्यूट एड्रेस बनाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों डॉलर साइन का चिन्ह लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, आपको याद रखना, ये क्या है आपका एब्सोल्यूट एड्रेस या रेफरेंस, याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जिस क्षेत्र में पेज नंबर डाला जाता है उसे कहते हैं, ठीक। हेडर मात्र, पैराग्राफ, फुटर मात्र, हेडर या फुटर दोनों। तो देखिए हम पेज नंबर अपने हिसाब से डाल सकते हैं, चाहेंगे तो ऊपर डाल सकते हैं, चाहेंगे तो नीचे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर को हेडर कहते हैं, नीचे को फुटर कहते हैं, तो दोनों में डाल सकते हैं। तो या तो हेडर में डाल सकते हैं या फुटर में डाल सकते हैं, दोनों जगह नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर या लिखा है तो इसलिए आंसर होगा डी, हेडर या फुटर दोनों ही, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड का एक वैध पैराग्राफ इंडेंट विकल्प नहीं है, ठीक है। तो देखिए पैराग्राफ इंडेंट कहने का मतलब मार्जिन। तो यहाँ पर मार्जिन क्या क्या होती है, एक तो होती है आपका लेफ्ट, एक होती है राइट, एक होती है लेफ्ट, एक होती है राइट। अभी हैंगिंग मार्जिन क्या है, हैंगिंग मार्जिन कहने मतलब मान लीजिए आप, ठीक है, आप कोई पैराग्राफ को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अब यहाँ से लिख रहे हैं, हमेशा ही यहीं से लिखाएगा। अब कहीं पर आपको इसको ब्रेक करना है, ब्रेक करना है मतलब अब किसी नए जगह से लिखना है, तो इस प्रकार के इंडेंट को कहा जाता है हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की जहाँ कंट्रोल प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस एल है, राइट का होता है कंट्रोल, ठीक है, प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर, ठीक है। और एक आपका इंडेंट है आपका हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। अब हैंगिंग इंडेंट का कोई शॉर्टकट की होता है कि नहीं, अगर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इससे जानकारी आप तक पहुंचेगी और सभी तक पहुंचेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का क्या आउटपुट होगा। अब देखिए ये फॉर्मूला है REPT, REPT मतलब होता है रिपीट। अब यहाँ पर देखिए जो वैल्यू पास करना है वो क्या है, MMA, और कितनी बार रिपीट करना है, 3 बार। तो 3 बार जहाँ पर रिपीट हुआ, 1, ये 2 और 3, यही रिजल्ट आएगा, यही आउटपुट आएगा, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए रिपीट फार्मूला है ये, और रिपीट करेगा, ठीक। चलिए अगला, किसी फाइल का एक प्राथमिक और एक द्वितीयक नाम होता है, द्वितीयक नाम को खाली स्थान नाम से भी जाना जाता है, ठीक। 2021 का प्रश्न। तो जैसे ह्यूमन में एक नाम होता है और एक सरनेम होता है, ठीक। चूँकि नाम कॉमन होता है, सरनेम यूनिक होता है, जिससे आपके कास्ट पता चलता है, आपका वर्ग पता चलता है। तो यहाँ पर भी किसी भी फाइल का नाम, एक नाम होता है और एक सरनेम होता है। सरनेम कहने का मतलब उसका एक्सटेंशन होता है। तो नाम को हम प्राइमरी नेम कहते हैं और जो एक्सटेंशन है उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी नेम कहते हैं। इसी एक्सटेंशन के द्वारा कोई भी फाइल के टाइप को आइडेंटिफाई किया जाता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिया गया नाम रहता है। जैसे मान लीजिए एक MS वर्ड में कोई फाइल है, जैसे मैं बोलूँ VED एक फाइल है, .doc, ये क्या है, एक्सटेंशन है। तो ये प्राइमरी नेम है, ये सेकेंडरी नेम है। ये दोस्तों फाइल नेम है, यूज़र के द्वारा दिया जाता है, और ये दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिया जाता है। इससे फाइल का नाम पता चलता है, इससे फाइल का टाइप पता चलता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक। द्वितीयक नेम है फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सूचना स्टेटस बार पर नहीं होता है। तो देखिए स्टेटस बार मतलब कहने में तो कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप बनाते रहते हैं तो यहाँ पर एक स्टेटस बार रहता है।
इस स्टेटस बार में एक तो वर्ड अकाउंट पता चलता है। वर्ड अकाउंट कहने का मतलब आपने कितने वर्ड टाइप की, जैसे टाइपिंग वगैरह आप जब करते हैं तो आपने कितने वर्ड काउंट किए, ये यहाँ पर जो है शो ऑफ होता है। तो स्टेटस बार में ये सारी चीज़ें होती हैं, ये लाइन नंबर, पेज नंबर, फाइल नेम, ये कोई नहीं होता। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। थीरेसस टूल का प्रयोग एमएस वर्ड में किसके लिए किया जाता है? तो थीरेसस एक अदर टूल्स है, स्पेशल टूल्स है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जैसे आप देखे होंगे कोई वर्ड टाइप करते हैं मोबाइल वगैरह में या कंप्यूटर में, तो उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं जो उसके सिनोनिम्स हैं, ठीक, वो सारे वहाँ पर शो अप होने चालू हो जाते हैं। और ये किसके कारण होता है? इसी प्रॉपर्टी के कारण, थीरेसस के कारण। तो यहाँ पर क्या आते हैं? जितने भी सिनोनिम्स हैं और उससे रिलेटेड जो एंटोनिम्स हैं, पर्यायवाची और विलोमार्थी, ये सारे शब्द आते हैं, इसी को थेजरर्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। खालिस्तान एक नई प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है। खालिस्तान से एक नई प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है। तो नई प्रेजेंटेशन फाइल आप कैसे बना सकते हैं? तो पहला तो है खाली प्रेजेंटेशन के द्वारा, है ना, ब्लैंक प्रेजेंटेशन के द्वारा। दूसरा, जो प्रेजेंटेशन फाइल आप बना रहे हैं उसमें नया स्लाइड जोड़ के भी आप बना सकते हैं। और तीसरा, पहले से ही प्री डिफाइंड प्रेजेंटेशन फाइल रहते हैं जिसको टेम्पलेट कहा जाता है, उससे ही बना सकते हैं। तो देखिए तीनों तरीके से बना सकते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखिए ये पूरा एमएस ऑफिस में, एमएस ऑफिस के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो यहाँ पर कवर अप किए गए हैं। अब जरूरी नहीं है कि इसमें एक ही प्रश्न है, एक प्रश्न में दोस्तों कई प्रश्न बनते हैं और वो सारे प्रश्न भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। अब उन्हीं को छोड़ देंगे तो आपको फिर वहाँ से नंबर नहीं मिलेगा। हमारा उद्देश्य है एक एक करके नंबर प्राप्त करना और अपने आप को, ठीक है, मेरिट लिस्ट में लाना। तो आप एक बार इसको देखिएगा, बनाइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कुछ सुझाव होगा तो कमेंट्स कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।